हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल एनएसवी क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी जो कि 7 अगस्त 2025 को शिफ्ट 2 का जो एग्जाम हुआ था उसके जीके जीएस का कंप्लीट पेपर एनालिसिस यहाँ पे दिखाएंगे। 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, इसकी लैंग्वेज हिंदी होने वाली है। आप लोग का जो टारगेट है वो 40 या 40 का ही होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया। ऑप्शंस हैं पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर लखनऊ। तो बच्चों बताइए इसको कहाँ पर किया गया है। तो बच्चों इसको जो है लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने यूएई के साथ किस संयुक्त अभ्यास भाग लिया। ऑप्शन हैं रेड फ्लैग, ब्लू फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग 10 या फिर आयरन फिस्ट। तो बच्चों भारतीय वायुसेना ने यूएई के साथ जो है वो डेजर्ट फ्लैग 10 संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगवाड़ा किला भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात या फिर केरल। तो बच्चों बताइए कि अगवाड़ा किला जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों अगवाड़ा किला जो है भारत के गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? अरब सागर के तट पर। गोवा कहाँ है? अरब सागर के तट पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सरफेस हार्डनिंग प्रक्रिया का उपयोग किस धातु के लिए किया जाता है। स्टील, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर जस्ता। तो बच्चों सरफेस हार्डनिंग प्रक्रिया का उपयोग जो है वो स्टील धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। अच्छा, इस प्रक्रिया में होती क्या है? तो हार्डनिंग प्रक्रिया में जो है ऊपर का सतह जो होता है वो ठोस होता है। क्या लिख सकते हैं? धातु की सतह ठोस होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होना चाहिए? ठोस यानी कि कठोर होनी चाहिए। और अंदर का जो भाग है, अंदर में क्या होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। याद रखिएगा, हार्डनिंग प्रक्रिया में धातु की जो सतह होती है, ऊपर वाली जो परत होती है वो कठोर होनी चाहिए और अंदर का जो भाग होना चाहिए वो लचीला होना चाहिए। इसलिए इसमें स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हार्ट लैम्प पुस्तक की लेखिका कौन है। ऑप्शंस हैं ममता कालिया, अलका सरावगी, दीपा भसी या फिर गीता मेहता। तो बच्चों बताइए कि हार्ड लैम्प पुस्तक की लेखिका कौन है। तो बच्चों हार्ड लैम्प पुस्तक की जो लेखिका हैं वो आपकी दीपा भासी हैं। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। और यह पुस्तक जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में चर्चा में रही थी। तो ये पुस्तक किस में रही थी? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है, 2025 में चर्चा में रही थी। याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में भारत की ओर से कौन शामिल हुई। शबाना आजमी, आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय या फिर कंगना रनौत। तो बच्चों बताइए कि कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारत की ओर से कौन शामिल हुई थी। तो बच्चों आपको ऑप्शन दिया गया है, आप इसका आंसर जरूर बताइए। तो बच्चों हमारी जो है ऐश्वर्या राय इसमें शामिल हुई थी। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, और ऐश्वर्या राय जो हैं वो कई वर्षों से काशी फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, कई वर्षों से कर रही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद कौन सा विषय भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया। ऑप्शन है रक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, विदेश नीति या फिर रेल। तो बच्चों बताइए कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद कौन सा विषय भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया। तो बच्चों भारतीय मंत्रियों को जो है शिक्षा और स्वास्थ्य सौंपा गया। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। और ये जो हमारा भारत सरकार अधिनियम है इसको हम लोग मोंटेग्यू और चेम्स फोर्ड सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
मोंटेग्यू मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शंस हैं मराठा और अफगान, मुगल और अंग्रेज, सिख और अफगान, या फिर मराठा और अंग्रेज। तो बच्चों बताइए कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो किनके बीच लड़ा गया था? तो बच्चों वो जो है मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। इसमें जो है अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानों का नेतृत्व कर रहा था। अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एसडीआई में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है? ऑप्शंस हैं जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, या फिर जनसंख्या घनत्व। तो बच्चों एसडीआई में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है? तो बच्चों एसडीआई में जो है आपका जनसंख्या घनत्व शामिल नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अच्छा, एसडीआई में क्या क्या शामिल होता है? तो एसडीआई में जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और फिर आय। तो क्या क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा और आय एसडीआई में शामिल होता है, बल्कि जनसंख्या घनत्व शामिल नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में सबसे अच्छा प्रदर्शन वाला राज्य कौन था? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, या फिर गुजरात। तो बच्चों बताइए कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था? तो बच्चों आपका सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य जो है केरल था। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। और केरल जो है शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत आगे रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? राजा, हरिश्चंद्र, आलम आरा, किसान कन्या, या फिर पुकार। तो बच्चों बताइए कि भारत की पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? तो बच्चों भारत की सबसे पहली फीचर फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र थी। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, और ये 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। दादा साहब फाल्के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यूनेसी का आरएफएसडी 2025 का आयोजित कहाँ हुआ? ठीक है, यूएनईसीई का आरएफएसडी 2025 का आयोजित कहाँ हुआ? तो ऑप्शंस हैं ब्रसेल्स, वियना, जिनेवा, या फिर ओस्लो। तो बच्चों बताइए कि कहाँ पर हुआ? तो बच्चों आपके जिनेवा में इसको किया गया। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। यूएनईसीई का मतलब, तो इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप इसका अर्थ होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनहित याचिका से जुड़ा है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, या फिर अनुच्छेद 32। तो बच्चों बताइए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनहित याचिका से जुड़ा है? तो बच्चों अनुच्छेद का जो है अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान के अनुच्छेद जनहित याचिका से जुड़ा है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, और इसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस शहर को 2025 में 5.0 स्टार रेटिंग मिली थी? ऑप्शन है दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, या फिर चेन्नई। तो बच्चों बताइए कि किस शहर को 2025 में 5.0 की रेटिंग मिली थी? तो बच्चों वो हमारे मुंबई को मिली थी। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है,
यह क्यों मिलता है? शिक्षा और स्वच्छता के लिए मिलता है। ठीक है, यदि हमारे किसी भी शहर में शिक्षा और स्वास्थ्य का जो महत्व है वो बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, तो उसको हम लोग 5.0 रेटिंग मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बायो स्फीयर रिजर्व कौन है? ऑप्शन है नीलगिरी, सुंदरवन, नंदा देवी या फिर पंचमढ़ी। तो बच्चों बताइए कि आपका जो है भारत का पहला बायो स्फीयर रिजर्व कौन है? तो बच्चों वो है आपका नीलगिरी। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। और नीलगिरी जो है टोटल 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों वो जो हमारे बानू मुश्ताक जी को मिला, ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट है। और यह जो पुरस्कार है हार्ट लैम्प पुरस्कार, वो हमारे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में बिना चालक विमान सिस्टम किस स्टार्टअप ने विकसित किया? क्लोजअप लूप टेक्नोलॉजी, जीरो लैब्स, भारत पे या फिर एका सॉफ्टवेयर। तो बच्चों बताइए कि भारत में बिना चालक विमान एआई ड्रोन सिस्टम किस स्टार्टअप ने विकसित किया है? तो बच्चों आपके जीरो लैब्स ने किया है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। जीरो लैब्स जो है रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में ड्रोन तकनीकी विकसित करता है। जो भी अगर हमारे देश की रक्षा करनी है उसके लिए और सुरक्षा के लिए ड्रोन तकनीकी का उपयोग किया जाता है, और उन्होंने एआई उसके अंदर विकसित कर दी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट का कार्य क्या है? ऑप्शन है नई फाइल खोलना, फाइल प्रिंट करना, फाइल बंद करना या फिर वर्तमान फाइल को सेव करना। तो बच्चों बताइए कि एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट का कार्य क्या होता है? तो बच्चों एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस एस का जो कार्य है वो वर्तमान फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट है। और सभी सॉफ्टवेयर में आपका सेव करने के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है और उसका क्या नाम है? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सहयोग आंदोलन, अगस्त क्रांति या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो बच्चों बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों उसे हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। और ये आंदोलन जो है 1942 में किया गया था, 1942 में। और किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर केवल 7000 मीटर तक चढ़ाई करने वाला पहला देश कौन सा था? अमेरिका, जापान, जर्मनी या फिर नेपाल। तो बच्चों बताइए कि माउंट एवरेस्ट पर केवल 7000 मीटर तक चढ़ाई करने वाला वो कौन सा देश था? तो बच्चों वो है आपका नेपाल। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है। और नेपाल जो है पर्वतारोहण और पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? बच्चों बताइए कि जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? ऑप्शन हैं बल की दिशा, गतिज ऊर्जा, ऊर्जा या फिर वेग। तो बच्चों बताइए कि क्या अपरिवर्तित रहता है? तो बच्चों ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। और ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो भौतिकी का मूल सिद्धांत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पीएसीएस को डिजिटल बनाने की योजना कौन सी है? ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि मिशन, पीएसीएस डिजिटल परियोजना, ई नाम सहकार को समृद्धि। तो बच्चों बताइए कि हमारा जो पीएसीएस को डिजिटल बनाने की योजना कौन सी है? तो बच्चों पीएसीएस को डिजिटल बनाने की योजना जो है पीएसीएस डिजिटल परियोजना है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। अच्छा, पीएसीएस का मतलब क्या होता है? तो पीएसीएस का मतलब होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी।
याद रखिएगा। तो PACS का मतलब होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि DRDO द्वारा विकसित किस प्रणाली में 2025 में ऑपरेशन सिंदूर की भूमिका निभाई? ऑप्शन है तट 8, QRSAM, आकाश या फिर नग। तो बच्चों बताइए कि DRDO द्वारा विकसित किस प्रणाली ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका निभाई? तो वो है आपका आकाश द्वारा। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। आकाश एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। समझ में आया? आकाश जो है एक सतह से हवा में मार करने वाली जो है मिसाइल प्रणाली है। मतलब आप एक सतह पर उसको स्थित कर देंगे और वहाँ से मिसाइल फेंकी जाएगी और दूसरे जगह हवा में जाकर उड़ के जिस जगह पे आप सेटअप लगाएंगे वहाँ पे गिर जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे 2025 में? ऑप्शन है TN शेषन, सुशील चंद्रा, राजीव कुमार या फिर ओम प्रकाश रावत। तो बच्चों बताइए कि 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो बच्चों वो हमारे राजीव कुमार जी थे। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। और मुख्य चुनाव जो आयुक्त है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी पद्धति गांधी जी के सत्याग्रह पर आधार थी? ऑप्शन हैं सशस्त्र क्रांति, गुरिल्ला युद्ध, प्रार्थना और याचिका या फिर हिंसक आंदोलन। तो बच्चों बताइए कि कौन सी पद्धति गांधी जी के सत्याग्रह पर आधारित थी? तो बच्चों वो थी आपकी प्रार्थना और याचिका। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट है। गांधी जी अहिंसा और सत्य पे विश्वास रखते थे, इसलिए इनका जो सत्याग्रह पर आधारित आपका प्रार्थना और याचिका था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान की किस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशेष शक्ति है? ऑप्शन है राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची या फिर अवशिष्ट सूची। तो बच्चों बताइए कि संविधान की किस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशेष शक्ति है? तो बच्चों उसमें जो है आपके संघ सूची में विशेष शक्ति है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं कि रक्षा, विदेश नीति, रेलवे संघ सूची में आते हैं। संघ सूची में क्या क्या चीजें आती हैं? रक्षा, विदेश नीति, रेलवे, सब कुछ आपके संघ सूची के अंतर्गत आता है। अच्छा, राज्य सूची में अन्य चीजें हैं, शिक्षा वगैरह हो गई, है ना। तो रक्षा के लिए यानी कि आप जो भी रक्षा वाली चीजें हैं, विदेश नीति है, रेलवे है, ये सब आपके आपके केंद्र में आता है। लेकिन और सब जो भी चीजें हैं वो आपके राज्य में आती हैं। और समवर्ती का मतलब होता है जो कि दोनों में आता है। समवर्ती का मतलब क्या होता है? जो कि दोनों में आता है, राज्य में भी और केंद्र में भी। और अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? यदि कोई नई चीज होती है तो वो भी लगभग संघ सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन कुछ उसका समवर्ती सूची में थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर नई चीज़ें जो आती हैं वो आपके संघ सूची में ही इंक्लूड की जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतों का अध्ययन करने का साधन क्या है? ऑप्शन है ज्वालामुखी लावा, जीवाश्म, चुंबकीय क्षेत्र या फिर भूकंपीय तरंगे। तो बताइए बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतों का अध्ययन करने का साधन क्या है? तो एकमात्र आपका भूकंपीय तरंगे हैं। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। और भूकंपीय तरंगे जो हैं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विंडोज में विद्युत लोड प्रबंधन के लिए कौन सा टूल उपयोग होता है? ऑप्शन है कमांड प्रॉम्प्ट, फाइल एक्सप्लोटर, विंडोज सेल या फिर टास्क शेड्यूलर। तो बच्चों बताइए कि हमारे विंडोज में विद्युत लोड प्रबंधन के लिए कौन सा टूल उपयोगी है? तो बच्चों आपका विंडोज सेल उपयोगी है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है। और ये जो विंडोज सेल होता है वो सिस्टम कमांड और ऑटोमेशन में सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ATAGS तोप प्रणाली किन कंपनियों ने विकसित की? ऑप्शन हैं L&T और MTAR या फिर महिंद्रा और KSL, भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम या फिर DRDO और HAL। तो बच्चों बताइए कि आपका जो है ATAGS तोप प्रणाली किन कंपनियों ने विकसित किया? तो बच्चों आपके भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम ने इसको विकसित किया था। ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, ATAGS का मतलब क्या होता है?
तो ATAGS का मतलब होता है एडवांस टाउन्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। क्या? एडवांस टाउन्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का 458 गीगावाट बिजली लक्ष्य किस वर्ष तक है? 2030, 2034, 2036 या फिर 2032? तो बच्चों 2032 तक का टारगेट है। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। यह लक्ष्य जो है नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास कि भारत में फरवरी 2025 में किस देश पर सीमा पार हमलों का आरोप लगाया? भारत ने फरवरी 2025 में किस देश पर सीमा पार हमलों का आरोप लगाया? चीन, नेपाल, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान? तो बच्चों आप लोग तो सब लोग जानते ही हैं, पाकिस्तान। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। मुद्दा जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सरकारी बैंक मॉडल का पालन किस देश ने सबसे पहले किया? फ्रांस, जापान, जर्मनी या फिर डेनमार्क? तो बच्चों बताइए कि सरकारी बैंक मॉडल का पालन किस देश ने सबसे पहले किया? तो आपका वो जापान है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, अच्छा तो आपका आंसर है जर्मनी। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। जर्मनी को सरकारी आंदोलन का जन्म स्थान माना जाता है। क्या? सरकारी आंदोलन का जन्म स्थान लिख भी सकते हैं यहाँ पे, सरकारी आंदोलन का जन्म स्थान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मैंगो सावर किससे संबंधित है? तेज आंधी, गर्म हवाएं, प्री मानसून वर्षा या फिर मानसून अवकाश? तो बच्चों बताइए कि भारत में मैंगो सावर किससे संबंधित है? तो बच्चों वो आपका प्री मानसून वर्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। यह आम की फसल के लिए लाभकारी होता है। ठीक है, ये जो आपका मैंगो सावर है वो आम की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना में जनसंख्या घनत्व किससे कहते हैं? जनगणना में जनसंख्या घनत्व जो है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कुल जनसंख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, शहरी जनसंख्या या फिर ग्रामीण जनसंख्या? तो बच्चों जो है इसको हम लोग प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। यह क्षेत्रीय दबाव को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार के लिए कौन सा नया तंत्र शुरू किया गया? ऑप्शन है REC, VPPA, ग्रीन टैरिफ या फिर TOD नेट मीटरिंग? तो बच्चों बताइए कि 2025 में नवीकरण ऊर्जा व्यापार के लिए कौन सा नया तंत्र शुरू हुआ? तो बच्चों वो आपका VPPA शुरू हुआ। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, VPPA का मतलब क्या होता है? वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट। क्या? वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट होता है। चलिए अगले प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से होता है? ऑप्शन है मलेरिया, पोलियो, टाइफाइड या फिर कोविड-19? तो बच्चों बताइए कि निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के होता है? तो बच्चों प्रोटोजोआ से जो है आपका मलेरिया होता है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अच्छा वो प्रोटोजोआ कौन सा होता है? तो वो आपका प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोआ याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका अंतिम प्रश्न था और बहुत सारे अभी शिफ्ट बाकी हैं। सभी शिफ्टों के जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यदि आप कमेंट करते हैं तो हमारे अन्य सब्जेक्ट का भी हम आपके पास प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सेट के अंदर।